यहाँ पर पहले कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ओवरनाइट मार्केट्स में यहाँ पर फिर से बढ़त देखने को मिली है। 3% की तेजी थी। एक समय पर न्यूयॉर्क मार्केट्स में $100 प्रति बैरल के भी लेवल्स थे और वहां से करीबन $2 तक की गिरावट फिलहाल एशियन मार्केट्स में देखने को मिली है। हमारे साथ प्रॉबल सेन जुड़ चुके हैं। प्रॉबल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। दो चीजें जिनके साथ बाजार फिलहाल काम कर रहा है, एक तो ये कि सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक दोनों कंट्रीज यानी कि यूएस और ईरान के बीच नहीं हुई है, लेकिन एक अनलिमिटेड एक्सटेंशन हमने यहाँ पर सीज फायर में आते हुए देखी है। कैसे आप रीड कर रहे हैं? आई थिंक देखिए, जो ईरान ने बेसिकली कहा है वो बहुत क्लियर है कि जब तक ईरान के पोर्ट और उनके जहाजों के ऊपर जो ब्लॉकेड लगाया है यूएस आर्मी और फोर्सेस ने वो नहीं हटेगा, तब तक वो एक मतलब जो उन्होंने बेसिकली नेगोशिएशंस और सीजफायर के लिए दो कंडीशंस आई थिंक रखे थे उनकी तरफ से। एक तो कि इजराइल के जो अटैक्स हैं, जो हिजबुल्ला फोर्सेस लेबनान में जो है उनके ऊपर पूरी तरह से बंद हो, और उनके ऊपर नेवल ब्लॉकेड जो है उनके पोर्ट और उनके क्रूड शिपमेंट्स पे वो बंद हो। वो जब तक रिवर्स नहीं होगा वो तब तक नेगोशिएशंस पे नहीं बैठेंगे, बिकॉज उनके हिसाब से दैट इज वो नेगोशिएशन को कोई मतलब नहीं है। तो उस सिचुएशन में आई थिंक ये सेकेंड राउंड का आई थिंक कैंसिल होना बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। ऑफ कोर्स यूएस प्रेसिडेंट ने जो अभी बोला है कि सीज फायर अभी इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो रहा है, अब गिवन दैट वो कल एक और ट्वीट करके उसको चेंज कर दें, उसका मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करूंगा इंडेफिनिट वर्ड का। लेकिन जब तक वो सीज फायर रहता है तब तक ऑफ कोर्स मार्केट शायद वापस से थोड़ा सा कंफर्ट लेगा, क्योंकि हॉस्टिलिटीज जब तक वापस बढ़ नहीं रही है तब तक ये होप बनी रहेगी कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन की तरफ दोनों साइड मूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्रूड वापस से थोड़ा सा आई थिंक मॉडरेट हो सकता है यहाँ से, या एटलीस्ट यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी शायद कम हो जाती है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। प्रॉबल, आप ये उस टाइम पे कह रहे हैं जब हम ऑलमोस्ट 2 महीना खत्म कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस में गिरावट है। 120 का हमने हाई बनता हुआ देखा, 100 भी होल्ड नहीं कर पा रहा है फिलहाल। मार्केट्स यहाँ से क्या वॉच कर रही हैं? क्योंकि इवन इफ जैसा कि कहा जा रहा है बार बार कि अगर कल भी वॉर खत्म होती है तो भी क्रूड मार्केट में आने में यहाँ पर टाइम लगेगा। आई थिंक मनीषा, दो चीजें हैं। अगर आप क्रूड से थोड़ा हटके एलएनजी प्राइसेस भी देखो, वहां पे भी काफी इंटरेस्टिंगली, जबकि वहां पे तो फिजिकल फ्लोज पे ज्यादा बहुत क्लियर फ्रीज हो गया है, क्योंकि कतर एनर्जी स्ट्रेट अगर कल भी खुल गया तो भी उनको 6 से 9 महीने लगेंगे इवन टू ब्रिंग उनकी 60-70% उनकी जो कैपेसिटी थी उसको वापस लाने में, और जो बाकी जो मेन ट्रेन डैमेज हुए हैं जो 12 से 13 मिलियन टन, वो वापस लाने में उनको 2 से 3 साल लगेंगे। उसके बाद भी अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं पे डिमांड डिस्ट्रक्शन होता दिख रहा है, जिसको मार्केट शायद देख रहा है कि आप डिमांड और कंजम्पशन पैटर्न्स में अगले 6-9 महीनों में सब्सटैंशियल या स्ट्रक्चरल चेंज है, जो मेरे ख्याल से सप्लाई कट्स को ऑफसेट करेगा। आई थिंक प्राइसेस कहीं ना कहीं पे एक तो वो, और दूसरा एक बेसिक टेंडेंसी जो दिख रही है, मार्केट होप कर रहा है या मार्केट बिलीव करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ गुड न्यूज कमिंग सून। जहां तक फिजिकल मार्केट की बात करें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि फिजिकल मार्केट हमको कुछ और बता रहा है, लेकिन जो 1 मंथ फ्यूचर्स प्राइसेस या 2 मंथ फ्यूचर प्राइसेस हैं वो शायद अभी भी थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म बता रहे हैं, जो शायद उतनी वारंटेड नहीं है। एंड एज एंड व्हेन जितना ये डिस्प्यूट आगे चलता है, आपके फ्यूचर्स प्राइस भी फिजिकल प्राइस के साथ शायद वापस कन्वर्ज करेंगे ऑन दी अपवर्ड साइड रादर देन ऑन द डाउन साइड, ऐसा मुझको लगता है। काफी सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि 4 मिलियन बैरल्स पर डे का डिमांड डिस्ट्रक्शन हम अप्रैल के महीने में आता हुआ देख रहे हैं, और ज्यादातर ये एशियन मार्केट से ही आता हुआ नजर आया है। काफी सारी रिपोर्ट्स प्रॉबल ये भी सजेस्ट करती हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स यहाँ पर और भी गवर्नमेंट्स को लेने होंगे। हमने बिट्स एंड पीसेस में एशियन गवर्नमेंट से आता हुआ देखा है। आपको लगता है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है? हाँ, एब्सोल्युटली। अगर देखिए मार्च और अप्रैल में अगर आप देखें जितने मिटिगेशन मेजर्स आए थे इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री, जो आपके रिफाइनर्स, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह में आपके रिफाइनर्स और आपके गवर्नमेंट्स के साथ जो इन्वेंट्रीज थी वो कुछ रिलीज हुई। आईईए ने कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आपके मार्केट में डाले। आपके बहुत सारे स्टैंडर्ड या फ्लोटिंग स्टोरेज था, जो रशियन क्रूड के ऊपर टेम्पररी सैंक्शंस हटे, इवन ईरानियन क्रूड जो था थोड़ा बहुत फ्लोटिंग ऑन सी, जो आपका मार्केट में रिलीज हुआ। लेकिन वो जरूरी है समझना कि वो एक स्टॉक था, वो एक लिमिटेड स्टॉक था। आपके फ्लोज के ऊपर जब आप रिस्ट्रिक्शन अभी भी चलेगा तो आपको मई से वो एक्चुअल फिजिकल फ्लोज में शॉर्टेजेस दिखना शुरू होंगे।
सो ऑस्टेरिटी मेजर्स और कटबैक शायद और पिकअप करें अगर ये डिस्प्यूट चलता रहा, एंड वो शॉर्टेजेस आपको ऑब्वियसली मिटिगेट करने पड़ेंगे अक्रॉस द बोर्ड। प्रॉब्लम एक फाइनल क्वेश्चन देन, और दो सिनारियोज यहाँ पर अगर आपके सामने हैं। कल से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है तो एक इमीडिएट रिएक्शन स्पेकुलेटिव पोजीशंस पर 1 मंथ फ्यूचर्स पे किस तरह से आएगा, और जब हम ये रीड करना शुरू करेंगे कि कच्चा तेल गैस मार्केट्स में आने में समय लगेगा, तो एक करेक्शन और एक रेंज क्रूड प्राइसेस में कहाँ बन सकती है? आप you're putting me in a spot. I think futures prices में तो देखिए डेफिनेटली करेक्शन आएगा, बिकॉज दैट मार्केट probably moves on financial positions being unwound. तो बहुत सारे शॉर्ट्स आपको अनवाइंड करते होते हुए दिखेंगे अगर स्टेट में कोई भी रेजोल्यूशन दिखा। लेकिन फिजिकल मार्केट की अगर बात करें, जैसा आपने पहले भी कहा, जो हमको भी दिखता है कि इतने सारे अपस्ट्रीम और एसोसिएटेड फैसिलिटीज पे जो डैमेज हुआ है, मुझे लगता है कि क्रूड $70 पे बहुत जल्दी नहीं जाने वाला है। आई थिंक मोर सस्टेनेबल लेवल शायद $80 to $85 रहे फॉर द नेक्स्ट 6 to 9 months, even if the strait were to open tomorrow. That is the basis that we are working right now. Fair point that. Probal as always, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और काफी सारे सिनेरियोज वहां पर वर्कआउट भी करने के लिए। जिस तरह की अनसर्टनिटी है, क्लियरली एक सेट डायरेक्शन लेकर यहाँ पर नहीं चला जा सकता, और जैसे प्रॉबल कह भी रहे थे कि 1 tweet ओवरनाइट कैन चेंज इट ऑल। वंदना, आप कैसे